ठीक है। तो देखो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन। तो सबसे पहली बात ये सुनना है कि आइडियल गैस क्या होता है, उसके बाद हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन ही पढ़ लेंगे। तो इसके बारे में एक सिंपल सा चीज आपको बता रहा हूँ। इसके बाद आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में इस चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग गैसेस स्टेट में, लेकिन मैं एक सिंपल सा आपको इसका एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि कोई भी गैस जो कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रो लॉ को स्ट्रिक्टली किसी भी कंडीशन में फॉलो करे, स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करे उन सारे लॉ को, तो ऐसे गैसेस को हम लोग किसके अंदर रखते हैं, आइडियल गैस के अंदर रखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आइडियल गैस होता क्या है। तो मैं इसको एक बार आपको लिख दे रहा हूँ। अ gas follows Boyle's law, Charles law, and Avogadro law, strictly is called आइडियल गैस। ठीक है, आइडियल गैस के आपको बहुत सारे, आप आगे भी डिटेल में बहुत पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग यहीं पे कुछ कुछ उसका बेसिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू कर रहे हैं। तो उसको लोग किस नाम से आते हैं, आइडियल गैस के नाम से जानते हैं। तो थोड़ा बहुत समझ में आया कि कोई भी गैस जो कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रो लॉ को स्ट्रिक्टली फॉलो करे, उसको हम लोग किसके अंदर रखते हैं, आइडियल गैस के अंदर रखते हैं। एक चीज मैं आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, इसको इस चैप्टर में लोग बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, कि अगर कोई भी आइडियल गैस होता है ना, तो उसमें आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। मतलब होता है ना कि कोई भी अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स पार्टिकल के बीच में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो एक ये पॉइंट ध्यान रखना कि मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, बेटे मैं लिख देता हूँ ज्यादा अच्छा, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन is almost zero in case of किसके, आइडियल गैस। तो मतलब आपको अगर कोई आइडियल गैस है ना, तो उसमें किसी भी मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स के बीच में कोई भी आपको इंटरेक्शन देखने को नहीं मिलता है। तो शायद आपको ये चीज समझ हो रहा है कि आइडियल एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आइडियल नाम का कोई चीज होता नहीं है। तो आइडियल गैस भी है, वो हम लोग एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, पर ऐसा नहीं कि आपको कोई भी गैस आइडियल होता है। हाँ, कुछ समय के लिए कोई आइडियली बिहेव कर सकता है, लेकिन बाय नेचर कोई भी आपको गैस आइडियल नहीं हो सकता है। सारे के सारे गैस कैसे होते हैं, रियल नेचर के होते हैं। अभी रियल हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे, पहले हमारा जो मेन मोटो है उसको हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है। तो हमने ये डेफिनेशन पढ़ा। अच्छा, अगर हम लोग थोड़ा सा बॉयल्स लॉ को पढ़ लें, तो बॉयल्स लॉ के बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T होता है। क्या कांस्टेंट होता है मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, मैं लिख रहा हूं कि ये कौन सा लॉ है हमारा, बॉयल्स लॉ है ये। ठीक है, अच्छा अगर मैं एवोगाड्रो लॉ लिखूं तो क्या लिखा है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। ये कौन से लॉ है आपके, एवोगाड्रो लॉ। ये कौन से लॉ है आपके, एवोगाड्रो लॉ है। अच्छा, अगर उसके बाद हमारा चार्ल्स लॉ होता है। चार्ल्स लॉ हमारा क्या बोलता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। एंड ये हमारा कौन सा लॉ होता है, चार्ल्स लॉ होता है। ये हमारा लॉ कौन सा है, चार्ल्स लॉ। सारे चीज पढ़ लिए। अच्छा, अगर मैं इन सारे लॉ को कंबाइन करूं, क्योंकि यही सारे लॉ जो गैस फॉलो करेगा वो आइडियल गैस होगा, और जो आइडियल गैस होता है वही आइडियल गैस इक्वेशन को फुलफिल करता हुआ नजर आता है। समझ रहे हो, मतलब कि अगर कोई आइडियल गैस हुआ तो ही उस केस में आप ये आइडियल गैस इक्वेशन लगा पाओगे, क्योंकि सारे बैकग्राउंड का जड़ ये तीनों लॉ का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो देखो अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूं तो शायद आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि V हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N इंटू T डिवाइडेड बाई P। तीनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये आप ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि V इसके भी प्रोपोर्शनल है 1 बाई बी के, V N के प्रोपोर्शनल है, V T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं इन तीनों को मर्ज करूं तो आप पाओगे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N इंटू T डिवाइडेड बाई P। तो इसको अगर आप सेपरेटली करो तो लेफ्ट वाला पार्ट आ जाएगा, और अगर आप इसको कंबाइंड फॉर्म में देखो तो राइट साइड में लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसके प्रोपोर्शनैलिटी को हटाऊं तो क्या मैं लिख सकता हूं, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाता हूं तो मैं यहां लिखता हूं एक टर्म R, और ये क्या हो जाएगा R, उसके बाद NT बाई P हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको अगर चेंज करूं या फिर मोल्ड करूं तो मैं लिख सकता हूं कि PV इक्वल टू NRT। और ये PV इक्वल टू NRT जो होता है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं,
इसको हम लोग आइडियल गैस के नाम से, इसको हम लोग आइडियल गैस के नाम से जानते हैं। बोलो सही है? ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे आइडियल गैस के बारे में समझ में आ गया। तो अब एक चीज आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमारा क्या था, आर। और आर अगर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था, इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। बोलो चलो ठीक है, ये भी कुछ समझ में आ गया क्या है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग एनालिसिस करते हैं। और देखो एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है ना, एक चीज आपको सबसे ज्यादा जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना है, दैट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो हम लोग यहाँ पे कुछ एनालिसिस करते हैं कि वैल्यू ऑफ आर आपके क्या क्या हो सकते हैं। वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो होता है वो आपको एक्चुअली में एक वैल्यू नहीं होता है, इसके बहुत सारे वैल्यू होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। बोलोगे ठीक है, क्या कंडीशन हो सकता है? जैसे मान के चलो, क्या मैं यहाँ पे आर लिख सकता हूँ कि आर इज इक्वल टू पी वी डिवाइडेड बाय एन टी, लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। देखो अभी मैं यूनिट पे भी आऊंगा, मैं प्रेशर वॉल्यूम सबका यूनिट अभी डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर मान के चलो प्रेशर का यूनिट अगर आपने एटीएम लिया, वॉल्यूम अगर आपने लीटर में लिया, टेम्परेचर अगर आपने केल्विन में लिया, मोल तो आपका मोल ही होता है। अगर आपने यूनिट ये कंसीडर किया है तो इस केस में आर का वैल्यू होता है 0.0821। ऑब्वियस अगर मैं यूनिट लिखूं तो एटीएम, लीटर, मोल इनवर्स, केल्विन इनवर्स। याद रखना कि ये कब है, जबकि आपको पीवीएनटी का यूनिट ये है जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है, देखो अब क्या होता है ना, कभी कभी ना आप जब न्यूमेरिकल्स इसका सॉल्व करते हो ना, तो ये वैल्यू 0.0821 ना आपको सॉल्व करने में ना बहुत परेशानी होता है इस केस में। ठीक है, बहुत ही मतलब इसमें आप इसको इजीली कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो इसको बचने के लिए इसको क्या आता है, इसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं, 1/12। अगर 1/12 देखोगे तो लगभग उसका वैल्यू 0.0821 आता हुआ दिखेगा। तो इसका वैल्यू हम लोग कभी कभी 1/12 एटीएम, लीटर, मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स भी हम लोग इसको मान लेते हैं। चलो ठीक है, ये भी समझ में आ गया। क्या इसके अलावा और कोई आर का यूनिट हो सकता है? और हो सकता है। कैसे आर का हो सकता है और यूनिट ना? दूसरा यूनिट क्या हो सकता है, अगर हम लोग आर को लिखे तो हम लोग क्या लिखे थे, पीवी बाय एनटी। ठीक है, तो देखो आप लोग को फिजिक्स में अगर आप पढ़ोगे तो पीवी आपको क्या होता है ना, वर्क डन होता है। पीवी आपको क्या होता है, वर्क डन, और उसका यूनिट क्या होता है ना, आपको जूल में लेना होता है। उसका यूनिट आप किस में लेते हो, जूल में। तो अगर ये टर्म, इस पूरे टर्म्स को अगर मैंने जूल रिप्रेजेंट कर दिया, ये केस में आपको जूल में, ऑब्वियस है टेम्परेचर किस में यूनिट में आएगा, केल्विन में, एन किस में आएगा, मोल में। तो उस केस में आर का जो वैल्यू होता है वो होता है 8.314, ऑब्वियस है जूल पर मोल पर केल्विन। ये आपका होगा कब, जबकि आपको यूनिट क्या है, ध्यान रखना आर का वैल्यू चेंज हो रहा है डिपेंडिंग अपॉन द यूनिट ऑफ पीवीएनएनटी। ठीक है, अच्छा 8.314 आपने जो यहाँ पे लिखा है ना, तो क्या होता है ना, हम लोग इसको प्रॉब्लम सॉल्व करने वक्त ना 8.314 न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको परेशानी होगा। मतलब आप उसका कैलकुलेट करोगे तो हो सकता है थोड़ा सा परेशानी ज्यादा हो सकता है वैल्यू निकालने में। तो इसको सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं, 25/3। अगर 25/3 में रखोगे तो उसका वैल्यू 8.314 ही आएगा। तो आपको ये चूंकि फ्रैक्शन फॉर्म में होता है तो हो सकता है कि ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको कैंसिल आउट हो जाए। तो अगर ये आपका हो जाएगा तो अगेन इसका यूनिट क्या है, जूल पर मोल पर केल्विन, इसका क्या हो रहा है, यूनिट होता हुआ आपको दिख रहा है। बहुत सही है, ठीक है। अच्छा, क्या और इसका कोई यूनिट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं इसका बोलूं कि R इक्वल टू पीवी बाय एनटी है, तो अगर पीवी का यूनिट जूल हो सकता है तो पीवी का यूनिट आपको कैलोरी भी हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि कैलोरी भी क्या होता है, आपको एनर्जी का ही आपको मतलब यूनिट होता है। अगर टेम्परेचर अगेन आपको केल्विन में है, मोल अगेन आपको मोल में ही दिया हुआ है, तो आर का उस समय वैल्यू होता है 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। तो ये दो तीन आपको यूनिट ना आपको ध्यान रखने हैं, दो तीन यूनिट ध्यान रखने हैं। शायद आप समझ पा रहे होंगे कि डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ
आर आपके यूनिट अलग अलग हो रहे हैं। 8.314 कब लेते हैं, जबकि हमारा आर का यूनिट क्या रहे, जूल पर मोल पर केल्विन। ये आपको प्रॉब्लम देख के सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आखिर में आर का वैल्यू क्या रखूं, क्योंकि आर अगर गलती आपने रखा है, जो कि मैक्सिमम बच्चे करते हैं, क्योंकि एक दो वैल्यू ही आप लोग को याद रहेंगे, और अगर ऐसा करोगे तो फिर आपका न्यूमेरिकल गलत होगा। बोलो चलो ठीक है सर, ये भी हमने देख लिया कि आर के लिए हम लोग को थोड़ा सा कंसियस रहना है। अब देखो एक चीज देखना है, अब थोड़ा सा एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ, एक पॉइंट, ठीक है। जैसे मान के चलो कि आपको आइडियल गैस इक्वेशन समझ में आ गया क्या होता है, दैट इज पीवी इक्वल टू एन आर टी। ध्यान से सुनना, अब आप सारी चीज थोड़ा सा पढ़ते हुए नजर आओगे। अब आइडियल गैस इक्वेशन को डायरेक्टली तो आप ऐसे यूज कर सकते हो, लेकिन आपसे कभी कभी ना वो कंडीशन बनवा के यूज कर लेता है। कैसे कंडीशन बनवा के यूज करेगा ना, अगर मान के चलो कोई भी केस दे दिया, लेट आपको कोई केस दिया कि आपको टेम्परेचर आपको क्या है, कांस्टेंट, आपको कोई टेम्परेचर कांस्टेंट है किसी केस में, कोई भी आपका प्रोसेस है, और उस केस में प्रेशर P1 से P2 चेंज हो रहा है, वॉल्यूम V1 से V2 चेंज हो रहा है, और मोल N1 से N2 चेंज हो रहा है, मान के चलो। तो आपको इसको कैसे इस इक्वेशन को यूज करना है वो आपको समझ में आना है। तो देखो, अगर आपको टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या मैं इस एक्सप्रेशन को ये लिखूं तो चलेगा, पीवी बाय एन इज इक्वल टू आर टी। और अगर आर भी आपका कांस्टेंट होता है, टी भी कांस्टेंट है, इसका मतलब ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो गया, आपको कांस्टेंट हो गया। बोलोगे बिल्कुल सर सही हो रहा है। तो अगर मेरा ये पी वी अपॉन एन कांस्टेंट हुआ, तो अगर पी से P1 गया, V से V1 से V2 गया, N1 से N2 गया, ये दोनों ऐसे वेरी करेंगे कि इनका रेशियो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या आप इस केस में लिख सकते हो कि इस केस में हम लोग ये फॉर्मूला बिल्कुल लगा सकते हैं, P1 V1 बाय N1 इज इक्वल टू P2 V2 बाय N2। बोलो बिल्कुल लगा सकते हैं सर, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन इसको अप्लाई करने के लिए आना चाहिए। जैसे मान के चलो आपको केस कोई और दे दिया, यहाँ पे एक और केस दे दिया, मान के चलो केस कोई दूसरा दे दिया कि ऐसा गैस है जिस केस में एन और टी दोनों कांस्टेंट है। तो अगर एन और टी कांस्टेंट है तो क्या आप बोल सकते हो कि एन और टी अगर कांस्टेंट हो गया तो आर तो अपने कांस्टेंट है, क्या लिख सकते हो कि पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। बोलो हाँ सर, ये तो बोल सकते हैं हम लोग। तो अगर ये कांस्टेंट है तो क्या आप ये भी लिख सकते हो क्या कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, बिल्कुल लिख सकते हैं, शायद आपने इससे थोड़ा फेमिलियर होगी। तो इसको हम लोग को यूज कैसे करना है ये आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा, अगर आप ये देख लियो, अगर आपको बोला जाए कि एक केस है जिसमें कि आपको मोल्स कांस्टेंट है, आपको अगर मोल्स क्या है, आपको कांस्टेंट है, क्या आप बता सकते हो उस केस में आइडियल गैस को हम लोग किस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो देखो, अगर मोल्स कांस्टेंट होंगे तो इसका मतलब जरूर वहां पे क्या क्या वेरी कर रहा होगा, V1 चेंज हो रहा होगा V2 में, P1 चेंज हो रहा होगा P2 में, T1 चेंज हो रहा होगा आपका T2 में। क्यों, क्योंकि आपके मोल्स तो कांस्टेंट है। तो अगर मैं बोलूं यहां से PV इज इक्वल टू NRT है, आर तो कांस्टेंट है, अगर ये भी कांस्टेंट हो गया तो क्या आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि PV बाय T का वैल्यू हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और इसका वैल्यू अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब पीवीटी ऐसे चेंज करेगा कि इनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट हो। तो अगर ये प्रोसेस जो V1 से V2 जा रहा है, P1 से P2 जा रहा है, क्या इस केस में इसका फॉर्मूला ये लिख सकते हो क्या, P1 V1 बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाय T2, लिख सकते हैं। और ये सारे कंडीशन जो हम लोग फॉर्मुलेट कर रहे हैं ना, इसको बोला जाता है इक्वेशन ऑफ स्टेट। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इक्वेशन ऑफ स्टेट के नाम से जानते हैं। तो देखो, आपको इक्वेशन ऑफ स्टेट रटना नहीं है, पीवी इक्वल टू एनआरटी दिया, देख लो क्या कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट दिया ना उसको यूज करके ना कुछ एक पैटर्न फॉलो कर लो कि ये टर्म आपको हमेशा कांस्टेंट हो गया, वो टर्म कांस्टेंट हो गया। जैसे मान के चलो इस केस में मोल्स कांस्टेंट थे, तो आपने ये कंक्लूड कर लिया कि मोल्स कांस्टेंट होते ही पीवी बाई टी का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा। और इस बेसिस पे आपने पीवीटी वेरी कर रहा है, ये इस तरह से वेरी करेगा कि इन दोनों का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा। तो आप लिख सकते हो कि P1 V1 बाई T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2। बोलो सही है। तो ये एक थोड़ा सा आपको एनालिसिस करने के लिए आपको आना चाहिए। बोलो यहां तक सही है। तो ये आपको आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन था कि आइडियल गैस कैसे बना, आइडियल गैस के लाने के क्या फॉर्मूले थे। उसके बाद हमने देखा कि वैल्यू ऑफ आर हम लोग किस बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं।
उसके बाद हमने देखा कि अगर आपको कोई कोई कंडीशन दिया हो तो आइडियल गैस को हम लोग किस किस फॉर्म में उसको रिड्यूस कर सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म हमने देखा था, ये इस फॉर्म में रिड्यूस किए कब, जबकि आपको टेम्परेचर कांस्टेंट दिया रहे। उसके बाद हमने देखा कि इसको हम लोग इस फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं कब, जब आपको मोल कांस्टेंट दिया रहे। कुछ भी कांस्टेंट दे आप इसको अलग अलग फॉर्मूले में आप रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था व्हाट अबाउट आइडियल गैस, कि आइडियल गैस होता क्या है। ठीक है, आर का वैल्यू क्या होता है और आइडियल गैस को हम लोग किस किस फॉर्म में फॉर्मुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपको यूनिट्स के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। यूनिट्स बहुत काम का चीज है, यूनिट्स के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, और हर वॉल्यूम का, प्रेशर का, जितने भी यूनिट है, क्योंकि यूनिट कन्वर्जन ना आप लोग को आना चाहिए, उसके बेस पे आप क्वेश्चन बनाते हुए नजर आओगे। ठीक है, तो अभी तक आप यहाँ तक पढ़ें, इसको समझें, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।